हेलो दोस्तों, तो कैसे आ रहे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चली होगी। तो आज यार हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। जैसा कि हम लोग वन शॉट देख रहे थे, तो आज दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है वैद्युत रसायन, इसका आज वन शॉट हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। और जिसमें आज देखने के वाले वैद्युत रसायन चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक को यार आज के इस वीडियो पे वन शॉट पे हम लोग क्लियर करने वाले। ठीक है, जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो पे आपको विद्युत रसायन चैप्टर कराया था, सॉरी विद्युत रसायन तो ये वाला विलियन चैप्टर हमने आपको कराया था। ठीक है, विलियन चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए थे। फिर दूसरा वन शॉट लाए जिसपे हमने विलियन चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को कराया। वैसे ही सेम आज हम विद्युत रसायन चैप्टर का वन शॉट ला चुके हैं, जिसपे विद्युत रसायन चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब कुछ। ठीक है, मतलब कि जिन छात्रों ने पूरे साल भले ही कुछ ना पढ़ा हो, अगर वो ये वीडियो देख लेता है तो उसका विद्युत रसायन चैप्टर से कोई भी आपका डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, पूरा मस्त तरीके से पढ़ाएंगे विद्युत रसायन चैप्टर। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको पूरा इसे शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। ठीक है, और अगर आपने इसके पहले वाला चैप्टर विलियन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको केमिस्ट्री की, वहां पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं विद्युत रसायन चैप्टर। और आज के इस वीडियो पे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक चीज यार जान लो, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे पढ़ाएंगे तैयार यार जरूर कर लेना, क्योंकि हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप तैयार कर लेते हो तो हमारी भी मेहनत मान लो सफल हो जाएगी। ठीक है, तो मस्त तरीके से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न वन शॉट पे। तो भैया अब एक एक करके हम सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरू करते हैं। और एक चीज जान लेना, सभी टॉपिक बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, एक एक टॉपिक को तैयार जरूर करना है आपको। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारे पास है रेडॉक्स विभव। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछाता है, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं। पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, विद्युत रसायन चैप्टर 2 विद्युत रसायन का पहला टॉपिक है रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं। और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, पेपर में इसकी परिभाषा 2 नंबर पे पूछी भी जाती है। ठीक है, कि रेडॉक्स विभव क्या होता है। तो देखो पढ़ते हैं हम लोग रेडॉक्स विभव के बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि जब किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है तो धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। ठीक है, परिभाषा पढ़ सकते हो कि जब किसी भी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रिया होती है तो धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर स्थापित होता है उसे बोला जाता है क्या, रेडॉक्स विभव। ठीक है, धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर स्थापित होता है उसे बोला जाता है रेडॉक्स विभव। ठीक है, अब मान लो, देखो हम आपको जैसे समझाएं, यहाँ पे मान लो आपके पास कोई विलयन है इस टाइप से। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपके पास कोई विलयन है, ये देख सकते हो, ये आपके पास कोई विलयन है। मान लेते हैं ये विलयन आपका किसका विलयन है, कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लिया हमने कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4 का। अब अगर हम इसमें कोई आपका धातु की छड़ डाल दे इस टाइप से, अगर हम इसमें कोई धातु की छड़ डाल दे, मान लो कॉपर धातु की छड़ डाल दे, तो ये जो बनता है इसे बोला जाता है कॉपर का इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड बनाना भी सीख लो। जब भी किसी का इलेक्ट्रोड बनता है, इलेक्ट्रोड आपको यहाँ पे आगे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाएंगे और भी इलेक्ट्रोड के बारे में जानोगे। तो इलेक्ट्रोड ये जान लो, अगर आपको किसी का इलेक्ट्रोड बनाना है तो आप कॉपर की, जैसे कॉपर का बनाना है तो कॉपर की छड़ लो, कॉपर धातु की छड़ लो, उसे कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दो, तो उससे क्या बन जाएगा, ये क्या कहलाएगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब परिभाषा ये कहेगी, रेडॉक्स विभव हम लोग समझ रहे हैं। रेडॉक्स विभव पे कहा गया जब सेल में, मान लो यहाँ पे आपके पास क्या लगा हो, यहाँ पे आपका मान लो सेल जुड़ा हो इस टाइप से। ठीक है, और एक मान लो इस टाइप से यहाँ पे और भी आपका कोई, यहाँ पे आपका मान लो आपके पास एक और कोई मान लो क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, मान लो जिंक का इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पे ZnSO4 का विलयन हो। ठीक है, इस टाइप से मान लो। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये क्या लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है। उदाहरण के लिए आपको समझा रहे हैं, समझ लो। ठीक है, यहाँ पे मान लो सेल लगा हुआ है और सेल में जब क्या हो, 2 अभिक्रियाएं हो, पहली ऑक्सीकरण की भी अभिक्रिया हो और अपचयन की भी अभिक्रिया हो। ठीक है, जब कहा गया जब सेल में, ये मान लो सेल है, अगर सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रिया होती है तो ये जो धातु की छड़, धातु और विलयन, देखो ये धातु जो जैसे कॉपर धातु और विलयन किसका, कॉपर सल्फेट, तो धातु और विलयन के मध्य एक विभवांतर स्थापित होता है। क्या स्थापित होता है, विभवांतर स्थापित होता है। और ये जो विभवांतर होता है इसे बोलते हैं रेडॉक्स विभव। क्या बोलते हैं इसे, रेडॉक्स विभव बोलते हैं। ठीक है,
हमने कहा सबसे पहले आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोड के बारे में बताया। अगर किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड बनाना है, कॉपर धातु का या जिंक धातु का, तो जिस धातु के इलेक्ट्रोड बनाना हो उसकी छड़ लेके उसके विलयन में डाल दो। जैसे कॉपर की छड़ लेके CuSO4 के विलयन में डाला तो इसे बोला जाएगा कॉपर का इलेक्ट्रोड। जैसे जिंक की छड़ को ZnSO4 के विलयन में डाला तो इसे बोला जाएगा जिंक धातु का इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये विद्युत रसायन चैप्टर पे इलेक्ट्रोड इस टाइप से होता है। ठीक है, आप जैसे मान लो दो इलेक्ट्रोडों को एक सेल के माध्यम से जोड़ दिया गया। रेडॉक्स विभव की परिभाषा यह है, जब किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों की अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, तो धातु, ये जो धातु जैसे कॉपर धातु और या जिंक धातु तथा विलयन के मध्य जो विभवांतर स्थापित होता है उसे बोलते हैं रेडॉक्स विभव। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स विभव बोलते हैं। ये इसकी परिभाषा। जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्या होती है तो धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर स्थापित होता है उस विभवांतर को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स विभव बोलते हैं। ठीक है, अब कहा गया यदि इस प्रकार के सेल का विभव E हो। ठीक है, किस प्रकार के सेल का, इस प्रकार के जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रिया हो। इस प्रकार के सेल का यदि जो विभव हो, सेल का विभव जो हो अर्थात जो सेल विभव हो वो E हो तो ऑक्सीकरण की सांद्रता ये हो। ठीक है, कहा गया यदि इस प्रकार के सेल का विभव E हो तो ऑक्सीकारक की सांद्रता इस टाइप से हो OX। ठीक है, OX का मतलब होता है ऑक्स लिखा हुआ है, ऑक्स का मतलब समझ सकते हो ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखो ध्यान समझ लो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हिंदी में ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण, इस टाइप समझ सकते हो। ठीक है, OX का मतलब होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, और ये जो RED यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब होता है रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपल कहा गया यदि इस प्रकार के सेल का विभव E हो तो ऑक्सीकारक की सांद्रता मान लो ये हो OX तथा अपचयक की सांद्रता मान लो ये हो रेड हो, के बीच निम्न संबंध होता है। सूत्र क्या आता है वो यहाँ पे बात की जा रही है। सूत्र होता है क्या, E = E0 प्लस 0.0591 अपॉन में NF और यहाँ पे लॉग, यहाँ पे बेस में 10 और ऊपर होती ऑक्सीकारक की सांद्रता बटे नीचे होती अपचयक की सांद्रता। ये होता है E तथा E0 में संबंध। इसको भी ध्यान रखना। यहाँ पे देखो समझा दे आपको थोड़ा सा, जहाँ पे ठीक है, जहाँ सॉरी F नहीं होता केवल N होगा। ठीक है, 0.0591 अपॉन N। ठीक है, जहाँ E को क्या बोलते हैं, E को बोलते हैं सेल विभव। E को क्या बोलते हैं, सेल का विभव अर्थात सेल विभव। और E0 को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स विभव बोलते हैं। E0 को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स विभव बोलते हैं। ठीक है, रेडॉक्स विभव बोलते हैं। और ये N क्या है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलते हैं। ठीक है, देखो हम इसमें आपको क्या क्या समझाना चाह रहे हैं, हमने आपको क्या क्या समझाया एक बार समझ लो आप लोग फिर से। देखो सबसे पहले हमने सेल विभव जो रेडॉक्स विभव उसकी परिभाषा बताई। जब किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों की अभिक्रिया होती है, मतलब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया भी हो अपचयन की भी अभिक्रिया हो, तो उस सेल मतलब उसमें क्या होता है, जब आपका सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों की अभिक्रिया होती है तो धातु जैसे जिंक धातु या कॉपर धातु और उनके विलयन जैसे जिंक सल्फेट या कॉपर सल्फेट का विलयन, उनके विलयन तथा धातु के बीच एक विभवांतर स्थापित होता है जिसे रेडॉक्स विभव कहते हैं। अब कहा गया यदि इस प्रकार के सेल का विभव E हो, किस प्रकार के सेल का, जिस प्रकार के सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया हो। अगर इस प्रकार के सेल का मान लो विभव E हो तो ऑक्सीकारक की सांद्रता को लिखा जाएगा इस टाइप से कोष्टक के अंदर OX तथा अपचयक की सांद्रता को लिखा जाएगा इस टाइप से कोष्टक के अंदर रेड। के बीच निम्न संबंध होता है। क्या संबंध होता है, सूत्र की बात है, मतलब क्या सूत्र होता है, सूत्र यहाँ पे लिखा गया E = E0 प्लस 0.0591 अपॉन N लॉग बेस में 10 ऊपर OX लिखा है मतलब ऑक्सीकारक की सांद्रता बटे में नीचे अपचयक की सांद्रता RED। ठीक है, इस टाइप से इसे ऑक्सीडेंट बोल सकते हो ऑक्सीकारक की सांद्रता को, और इसे रिडक्टेंट बोल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे E क्या है, E है सेल विभव, E0 है रेडॉक्स विभव, N को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N को क्या बोलते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलते हैं। तो ये सिंपल सा एक सूत्र है आपका रेडॉक्स विभव और E आपका सेल विभव में संबंध का। ये चीज केवल समझाने के लिए था। ठीक है, ये केवल आपको समझाने के लिए था। देखो सिंपल सी परिभाषा अगर पूछी जाए 2 नंबर पे प्रश्न आ सकता है, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, तो सिंपल परिभाषा लिख देना ये वाली, जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रिया होती है तो धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को रेडॉक्स विभव बोलते हैं। फिर इसके बाद इस टाइप से फॉर्मूला लिख देना, यदि इस प्रकार के सेल का विभव E हो तो ऑक्सीकारक की सांद्रता ये हो तथा अपचयक की सांद्रता ये हो, तो इसके बीच निम्न संबंध होता है। क्या संबंध होता है, E = E0 प्लस 0.0591 अपॉन N लॉग बेस में 10 ऊपर ऑक्सीकारक की सांद्रता बटे में अपचयक की सांद्रता। ठीक है, जहां E सेल विभव है, E0 को रेडॉक्स विभव बोलेंगे और N को इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न है जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो एक चीज जान लो, इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं सब हम आपको कराएंगे, चाहे कोलराउस का नियम हो, चाहे आपका जितने भी मतलब नरनश समीकरण और भी छोटे छोटे जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इस चैप्टर से पूछा जाता है, सब कराएंगे। टेंशन यार मत लो, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। आपके विद्युत रसायन से एक भी डाउट क्लियर, मतलब एक भी डाउट आपका रह नहीं जाएगा, सारे डाउट हम आपको क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट है, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं। तो आप लोग क्या करो, अब इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो। आप बात करते हैं अगला टॉपिक कौन सा है। ठीक है, तो इसको जरूर नोट कर लो। तो आप शुरू करते भैया अगला टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पे डाल लेना, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो इसे आपको अच्छे से तैयार करना है, 2 मार्क्स वाला ही क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ सकते हो। मानक इलेक्ट्रॉन विभव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विभव तथा मानक इलेक्ट्रॉन विभव में संबंध को लिखिए। ठीक है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव किसे कहते हैं और इलेक्ट्रॉन विभव और तथा मानक इलेक्ट्रॉन विभव में क्या संबंध होता है। मतलब कि यह है कि इलेक्ट्रॉन विभव और मानक इलेक्ट्रॉन विभव में जो संबंध का सूत्र है वो लिखो। ठीक है, तो ये चीज आपको करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जान लो। ठीक है, तो सिंपल बात करें, सबसे पहले मानक इलेक्ट्रॉन विभव की परिभाषा, फिर बात करें इलेक्ट्रॉन विभव तथा मानक इलेक्ट्रॉन विभव में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो उसे देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा पढ़ो। यहाँ पे परिभाषा हमने लिखी, जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है तो धातु तथा विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है ना भैया, उसे धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। ठीक है, कहा गया है, परिभाषा पढ़ लो, जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, जब आपको कोई धातु की छड़ लेनी है उसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आपको करना क्या है, 1 वायुमंडल दाब पर 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोना है, जिससे धातु तथा विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होगा उसे धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहेंगे। ठीक है, मान लो आपके पास क्या है, 1 मोलर सांद्रता का कोई विलयन है। ठीक है, आपके पास कोई विलयन है जिसकी सांद्रता कितनी है भैया, 1 मोलर। आपके पास 1 मोलर सांद्रता का कोई विलयन है। ठीक है, कहा गया ना, जब किसी धातु की छड़ को, और मान लो इसमें कोई धातु की छड़ है आपकी इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से मान लो आपके पास कोई धातु की छड़ यहाँ पे पड़ी हुई है, तो कहा गया जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना चाहिए, और 1 वायुमंडल दाब मतलब 1 एटीएम का दाब होना चाहिए। एटीएम को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक, इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेरिक, या हिंदी में बोल सकते हो 1 वायुमंडल। ठीक है, आपसे कहा गया जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप 1 वायुमंडल दाब पर क्या करना है, 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोना है। देख सकते हो हमने इन धातु की छड़ को कहां डुबोया, 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबो दिया। ठीक है, 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबो दिया, जिससे क्या होगा, धातु, ये जो धातु की छड़ है तथा विलयन जो है इसके बीच एक विभव उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, विभव उत्पन्न होगा, और ये जो विभव होगा इसी विभव को बोलेंगे हम लोग धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो समझ गए थे ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब किसी धातु की छड़ को किसी उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए इस विभव का नाम क्या हुआ, मानक इलेक्ट्रॉन विभव। और मानक नाम इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे इतनी कंडीशन है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, 1 वायुमंडल दाब और 1 मोलर सांद्रता का विलयन होना चाहिए, इसीलिए इस विभव का नाम है मानक इलेक्ट्रॉन विभव। ठीक है, परिभाषा है, जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे 1 मोलर सांद्रता वाले, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 1 वायुमंडल दाब पे 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है तो धातु तथा विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है उस विभव को बोलते हैं मानक इलेक्ट्रॉन विभव बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रॉन विभव। तो वही चीज कहा गया है, परिभाषा पढ़ सकते हो। सिंपल, हमने 1 मोलर सांद्रता का विलयन लिया, उसमें आपका धातु की छड़ डाला, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 1 एटमॉस्फेरिक का या 1 वायुमंडल का दाब, जिससे इस धातु की छड़ तथा विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न हुआ उस विभव को बोला गया मानक इलेक्ट्रॉन विभव। क्या बोला गया, मानक इलेक्ट्रॉन विभव बोला गया। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना देते कि आप लोग समझ जाओ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मानक इलेक्ट्रॉन विभव। अब बात आई थी कि इलेक्ट्रॉन विभव तथा मानक इलेक्ट्रॉन विभव में संबंध क्या है, इसको बताओ। तो इलेक्ट्रॉन विभव तथा मानक इलेक्ट्रॉन विभव में संबंध का सूत्र होता है E = E0 - 0.0591
सॉरी यहाँ पे ये वाला सूत्र लिख सकते हो, इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF, ये वाला लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग, यहाँ पे बेस रहेगा, ठीक है। पहले यहाँ पे क्या रहेगा, लॉग बेस ई, क्योंकि अभी यहाँ पे 2.303 लॉग ई रहेगा, और आगे क्या हो जाएगा 1/Mn प्लस की सांद्रता, ठीक है। Mn प्लस क्या होता है, धातु आयन होता है, ठीक है। तो ये होता है संबंध का सूत्र, इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 सॉरी इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT/NF लॉग बेस में ई 1/Mn प्लस। अब जो वो सूत्र आ रहा है जो हम आपको बता रहे हैं, वो सूत्र आता है ये, इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n, और आगे लॉग बेस में यहाँ पे 10 हो जाता है 1/Mn प्लस, ये चीज हो जाता है बाद में, ठीक है। और यहाँ पे भी तो यार 10 होगा, लॉग बेस में 10 यहाँ पे भी होगा, ठीक है। ये देखो ये सूत्र आता है, ये आपका नरनष्ट के समीकरण का सूत्र है। अभी हम आपको ये पढ़ाएंगे भी, नरनष्ट का समीकरण 5 नंबर पे पूछा जाता है, नरनष्ट समीकरण क्या होता है। तो अभी आपको नरनष्ट समीकरण पढ़ाएंगे भी, ये आपका आता है। देखो पहले सूत्र नरनष्ट समीकरण का होता है ये, इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस में 10 1/Mn प्लस। इसके बाद जब हम यहाँ पे R का मान रखते, T का मान रखते, F का मान रखते, तब सूत्र ये बन जाता है इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग बेस में 10 1/Mn प्लस की सांद्रता, ठीक है। तो आप लोग चाहे ये सूत्र लिख दो, चाहे ये सूत्र लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन विभव तथा मानक इलेक्ट्रॉन विभव में संबंध का सूत्र, ठीक है। ऊपर वाला ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो इसको हम आपको पढ़ाएंगे, टेंशन न लो, यहाँ पे क्या चीज क्या सब कुछ पढ़ाएंगे। अभी जब आपको क्या पढ़ाने वाले, आपको पढ़ाने वाले नरनष्ट का समीकरण, तब उस पर अभी समझा देंगे तुरंत, ठीक है। यहाँ पे बस ये जान लो, ई आपका इलेक्ट्रॉन विभव है, ई को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विभव, ई को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विभव बोलते हैं, और ई नॉट को बोलते हैं मानक इलेक्ट्रॉन विभव। संबंध का सूत्र पूछा जाए यही आपको बता देना है, इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस में 10 1/Mn प्लस, ठीक है। इसे बोलते हैं मानक इलेक्ट्रॉन विभव। क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रॉन विभव। ई है इलेक्ट्रॉन विभव, ई नॉट है मानक इलेक्ट्रॉन विभव। तो परिभाषा पूछी जाए आपको इस टाइप से लिख देना है। फिर पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन विभव तथा मानक इलेक्ट्रॉन विभव में संबंध का सूत्र बताओ, तो ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस में 10 1/Mn प्लस, जहाँ ई इलेक्ट्रॉन विभव और ई नॉट मानक इलेक्ट्रॉन विभव है, ठीक है। तो ये चीज है मानक इलेक्ट्रॉन विभव किसे कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन विभव तथा मानक इलेक्ट्रॉन विभव में संबंध, ठीक है। तो अब हम आपको पढ़ा देते इसके बाद क्या, इसके जस्ट बाद हम आपको समझा देते नरनष्ट का समीकरण। अगर आप लोग नरनष्ट का समीकरण देखोगे, ये समीकरण भी पता चल जाएगा और आपको क्या चीज क्या है वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते नरनष्ट समीकरण। एक चीज जान लो, इस वीडियो पे जितने भी टॉपिक पढ़ाएंगे सभी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको अच्छे से यार देखना है, एक एक टॉपिक को समझोगे। आपने देखो पूरे साल तो यार मस्ती कर ली, पूरे साल अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अब आप लास्ट टाइम पे भी मेहनत नहीं करोगे तो यार कैसे नंबर आपके अच्छे आएंगे। अगर केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाना है तो जो 1 शॉट वाले वीडियो आ रहे हैं, हमने इसीलिए आपको पहले विलियन चैप्टर के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक एक वीडियो पे 1 शॉट पे कराए। दूसरा वीडियो आए जिसपे हमने विलियन चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को एक 1 शॉट पे करा दिया। उसी टाइप से आज विद्युत रसायन के आपके जितने महत्वपूर्ण टॉपिक इनको करा देंगे, फिर अगले वीडियो पे हम आपको न्यूमेरिकल जितने वो करा देंगे, जिससे आपका एकदम टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से आपके जितने चैप्टर हैं सारे करा देंगे, मस्त तरीके से 70 में 70 नंबर आप लोग लेके आओगे, ठीक है। तो टेंशन ना लो, मस्त तरीके से जुड़े रहो। जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी यार वीडियो शेयर किया करो, जिससे उनकी तैयारी भी मस्त हो सके, ठीक है। तो इस टॉपिक को नोट कर लो। अब चलते हैं नरनष्ट समीकरण की ओर। तो आप बात करते हैं भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, नरनष्ट समीकरण क्या होता है, ठीक है। नरनष्ट समीकरण ये जान लो 5 नंबर पे पूछा जाता है नरनष्ट समीकरण, ठीक है। 5 नंबर या 3 नंबर इस पे पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये समीकरण, ठीक है। अभी जो समीकरण बताया था समीकरण वही है, लेकिन आपको पेपर में अगर आता है तो कैसे लिखना है वो आप लोग समझ लो, ठीक है। ये क्वेश्चन उसमें जैसे अभी आपको बताया मानक इलेक्ट्रॉन विभव, उसके साथ भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है मानक इलेक्ट्रॉन विभव की परिभाषा लिखिए तथा नरनष्ट समीकरण पर टिप्पणी लिखिए। ये आपसे पूछा जाए तो परिभाषा लिख देना, फिर नरनष्ट समीकरण लिख देना, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न यही आता है नरनष्ट समीकरण पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। मतलब नरनष्ट समीकरण को समझाइए पूरा। तो सिंपल समझते हैं नरनष्ट समीकरण। सबसे पहले नरनष्ट समीकरण, नरनष्ट इक्वेशन को आपको करने के लिए सबसे पहले लिखना है माना एक इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया इस प्रकार है, ठीक है। माना एक इलेक्ट्रॉन में होने वाली अभिक्रिया इस प्रकार है, Mn प्लस N इलेक्ट्रॉन जिससे बनता है M धातु। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो आपके पास एक कॉपर धातु की छड़ है,
कॉपर धातु की, आपने इसे क्या किया, कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में डाल दिया। तो हमने कहा था अगर आप किसी धातु की छड़ को किसी के मान लो उसी के विलयन में डाल देते हो, जैसे कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देते हो, तो इससे क्या बन जाता है, इसका इलेक्ट्रोड बन जाता है, यही तो कहा था। तो लिखा गया माना एक इलेक्ट्रोड में होने वाली अभिक्रिया इस प्रकार है। मान लो कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो कॉपर में होने वाली अभिक्रिया इस प्रकार होती है, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जिससे बनता है कॉपर धातु। ठीक है, क्या बनता है, कॉपर धातु बनता है। देखो इस टाइप से Cu2+ होता है जो कि 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाता है, कॉपर धातु। ठीक है, यह अभिक्रिया अपचयन की अभिक्रिया होती है। कैसे अभिक्रिया होती है, अपचयन की अभिक्रिया होती है। तो उसी प्रकार यहाँ पे कॉपर क्या होती है, एक धातु होती है। धातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जो मेटल है इसको M से दर्शा दें, धातु की जगह जो कॉपर धातु इसको M से दर्शा दे, और ये जो 2+, 3+ ये सारी चीज आती है उसको हम N से दर्शा दे। N का मतलब क्या हो जाएगा, N की जगह आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, किसी पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे यहाँ पे 2+ है, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये किसी पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी पे 3 होंगे, इसलिए हम क्या इसे दर्शा दे Mn, और प्लस होता है इसलिए Mn+ दर्शा दे। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की जगह हम क्या कर दे, N इलेक्ट्रॉन कर दे। N की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 कोई भी। ठीक है, और इससे बनेगा क्या, M, अर्थात आपका क्या बनेगा, धातु बनेगी, जो भी आपकी कॉपर जिंक जो भी धातु होगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, देख लो, Mn+ प्लस N इलेक्ट्रॉन, जिससे बना M धातु। ठीक है, N+ का मतलब है N की जगह कोई भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ सकती है, 1 2 3 4 कोई भी। M का मतलब है धातु, जैसे कॉपर धातु, जिंक धातु, ये सारी धातुएं, और इलेक्ट्रॉन तो समझते हो। ठीक है, और ये जो M धातु बना ये क्या है, आपकी यही कॉपर जिंक धातु। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए हमने बना दिया कि कैसे ये Mn+ प्लस N इलेक्ट्रॉन वाली अभिक्रिया यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, यही इसी टाइप से देखो, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से जैसे Cu धातु बनता है, वैसे Mn+ प्लस N इलेक्ट्रॉन से M धातु बनता है। ठीक है, तो ये चीज सिंपल आपको केवल समझाने के लिए थी। तो हमने कहा मान लो कोई इलेक्ट्रोड है, मान लो आपके पास कोई इलेक्ट्रोड है और उसमें क्या होता है, निम्न अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, Mn+ प्लस N इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, M धातु बनता है। ठीक है, Mn+ प्लस N इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, M धातु बनता है। तो अब जो ये अभिक्रिया माना हमने कि माना किसी इलेक्ट्रोड पे ये अभिक्रिया होती है। इसके बाद लिखा गया नर्नस्ट के अनुसार, ये नर्नस्ट जो है, नर्नस्ट एक साइंटिस्ट का नाम है, नर्नस्ट। ठीक है, इनकी इंग्लिश पे स्पेलिंग इस टाइप से होती है, NEARNST। ठीक है, नर्नस्ट नामक एक साइंटिस्ट थे। उनके अनुसार किसी ताप अर्थात किसी टेम्परेचर T पर धातु इलेक्ट्रोड Mn+, अर्थात ये जो आपका कॉपर 2+, ऐसे लिख सकते हो, Cu2+, ऐसे। ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे Cu धातु है तो M और यहाँ पे Mn+, इस टाइप से। ठीक है, तो Mn+ के विभव E और विलयन में धातु आयन की सांद्रता Mn+, ये धातु आयन की सांद्रता जब लिखी जाती है तो उसे कोष्टक के अंदर लिखा जाता है इस टाइप से। तो अगर कोष्टक के अंदर लिखा हो तो आप लोग जान जाना वो क्या है, सांद्रता लिखी हुई है। ठीक है, तो कहा गया नर्नस्ट के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड Mn+ के विभव E और विलयन में धातु आयन की सांद्रता ये में निम्न संबंध होता है। क्या संबंध होता है वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं, क्या संबंध होता है। ठीक है, धातु आयन की सांद्रता जब भी लिखी जाएगी इस टाइप से कोष्टक में लिखी जाएगी। ठीक है, तो इसमें संबंध क्या होता है, संबंध होता है E = E0 आपका क्या संबंध होता है, 2.303 RT/NF log बेस में 10 1 में Mn+ की सांद्रता, इस टाइप से कोष्टक में लिख देना। ठीक है, इस टाइप से कोष्टक में। अगर इसके पहले हमने कोष्टक न लगाया हो तो आप लोग लगा लेना, जब अभी क्या पढ़ाया था, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो ये होता है इसमें संबंध, यही नर्नस्ट का समीकरण है। E = E0 - 2.303 RT/NF log बेस में 10 1/Mn+। कहा गया ना, नर्नस्ट के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड Mn+ के विभव E ये विभव है, E0 है मानक इलेक्ट्रोड विभव, E है इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, और विलयन में धातु आयन की सांद्रता ये होती है Mn+ में निम्न संबंध होता है। क्या संबंध होता है, देख सकते हो, ये संबंध होता है E = E0 - 2.303 RT/NF log बेस में 10 1/Mn+। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तो देखो, यहाँ पे E को तो आप लोग जानते हो, चाहो तो यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं। जहाँ E क्या है, E को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देना इसके नीचे, जहाँ E इलेक्ट्रोड विभव, जिससे एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा उसको भी लगेगा कि हाँ आपने पूरा लिख दिया है। ठीक है, E इलेक्ट्रोड विभव है, E0 को बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव,
मानक इलेक्ट्रॉन विभव, मानक इलेक्ट्रॉन विभव, ठीक है। इनॉट मानक इलेक्ट्रॉन विभव है। और आपका ये जो n है, n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n क्या चीज़ है? n को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे n बराबर 2 हो, n बराबर 3 हो, इस टाइप से, ठीक है। n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और बात करिए f, f को बोलते हैं फैराडे नीतांक। f को क्या बोलते हैं? फैराडे नीतांक, फैराडे नीतांक, इसे बोलते हैं फैराडे नीतांक, ठीक है। f फैराडे नीतांक होता है। और आपका क्या रहेगा? t होता है तापमान, t होता है तापमान, ठीक है। t तापमान होता है। और ये r को क्या बोलते हैं? r एक नीतांक होता है। r क्या होता है? कांस्टेंट होता है, नीतांक होता है। इसकी कुछ वैल्यू भी होती है, वो भी अभी बताएंगे, ठीक है। देखो अगर बात करें यहाँ पे बात करें, f का मान याद रखना 96,500 कूलाम होता है। f का मान होता है 96,500 कूलाम, 96,500 अर्थात आपका 96,500 कूलाम, ठीक है। और आपका तापमान यहाँ पे आपको 298 केल्विन रखना होता है। और r का जो मान आता है वो आता है 0.0821 जूल केल्विन इनवर्स, ठीक है। और मोल इनवर्स होता है शायद इसका मात्रक, ठीक है। इसका मात्रक होता है आपका जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इसका मात्रक होता है, ठीक है। तो देखो सिंपल देख लो यहाँ पे क्या चीज़ क्या है। ई है इलेक्ट्रॉन विभव, ई नॉट मानक इलेक्ट्रॉन विभव, एन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एफ को क्या बोलते हैं? ये जो एफ है, एफ को बोलते हैं फैराडे नीतांक, इसका मान होता है 96,500 कूलाम। और आर क्या होता है? एक नीतांक होता है जिसका मान होता है 0.0821 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टी क्या होता है? टी होता है तापमान जिसका मान होता है 298 केल्विन। अब अगर हम यहाँ पे ये सारी वैल्यू रख दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से देखो ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303, ठीक है। और इनटू में क्या है? आर, देखो आर टी लिखा है तो आर का मान यहाँ पे रखो 0.0821 इंटू टी का मान है 298 रख दो, बटे में क्या आ जाएगा? एन एफ, एन की जगह एन ही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको जब पता चलेगी, जब आपको पता चलेगा धातु कौन सी है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकले, तो एन की जगह एन ही रख दो। और एफ का मान ये रहा 96,500 और आगे सेम रहेगा लॉग बेस में 10 1/mn प्लस, ठीक है। पूरे में नहीं रहेगा ये, लॉग बेस में 10 1 में mn प्लस की सांद्रता, ठीक। कोष्टक में लिखी तो सांद्रता, ये चीज़ आपका आएगा। मतलब सारी वैल्यू आपको रखना है, r का मान, t का मान, f का मान, ठीक है। अब अगर आप इसको हल करोगे तो जो मान आएगा वो बता दे। ई नॉट, जब ये पूरा गुणा कर लोगे ऊपर वालों का और नीचे 96 जब 500 से भाग दोगे तो जो वैल्यू आती है वो आती 0.0591 करके बटे में n, और यहाँ पे लॉग बेस में 10 1 में mn प्लस, ठीक है। mn प्लस की सांद्रता, इस टाइप से ये निकल के आता है नरनष्ट का समीकरण। यहाँ पे लिख सकते हो यही नरनष्ट का समीकरण है, यही नरनष्ट का समीकरण है, ठीक है। यही नरनष्ट का समीकरण है, ठीक है भैया। यही नरनष्ट का समीकरण, नरनष्ट इक्वेशन है। तो देख सकते हो अगर पेपर में आता है तो सिंपल आपको इसी टाइप से करना है। सबसे पहले मानना है कि इलेक्ट्रॉन अब क्या इस प्रकार है, ये आ गया। फिर नरनष्ट के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रॉन विभव, ये आपका M7 प्लस के विभव E, और विलियन में धातु N की सांद्रता Mn प्लस में निम्न संबंध होता है, ये संबंध होता है। इसके बाद अगर सबकी वैल्यू रखा जाए तो संबंध ये आ जाता है इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग बेस में 10 1/mn प्लस, यही नरनष्ट का समीकरण, नरनष्ट इक्वेशन है, ठीक है। देखो एक चीज जान लो, ये आपका जो पूरा है, ठीक है, इसके जो दोनों फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, इन दोनों फॉर्मूलों को जरूर तैयार कर लेना क्योंकि ये फार्मूले भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये जितने भी फार्मूले इस चैप्टर के होंगे ये आपको इसी वीडियो पे पढ़ने हैं और इन सब फार्मूलों को याद भी कर लेने, क्योंकि अगले वीडियो पे जब हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे तो ये फार्मूले आपको तैयार होने चाहिए। जब फार्मूले आपको याद होंगे तो आप सवालों को अच्छे से कर पाओगे, न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो इनके फॉर्मूले भी तैयार करना और इन टॉपिक को जो पढ़ा रहे इनको भी तैयार करना। तो आशा करते हैं सबको नरनष्ट का समीकरण समझ में आ चुका है, इतना ही सेम आपको लिख देना है, ठीक है। और अगर माना कि इलेक्ट्रॉन विभव की परिभाषा भी इसी क्वेश्चन पे पूछ ली जाए तो पहले परिभाषा लिखना फिर इसके बाद, ठीक है। तो आशा करते हैं नरनष्ट समीकरण भी सबको समझ में आया, ठीक है। जितने टॉपिक यार सारे कराएंगे, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है। तो अब इसको नोट करो, अब बात करते हैं अगला टॉपिक। तो सॉरी यार, यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो गई थी, आपकी ये आर की वैल्यू, ठीक है। आर की वैल्यू 0.0821 नहीं, आपकी वैल्यू होती 8.312, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सही कर लेना और पूरा आपका सही है
8.312 होती। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा गड़बड़ हो गई थी तो सॉरी उसके लिए। आपका आर जो नीतांक होता है उसकी वैल्यू होती है 8.312 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, आपको ये याद रखना। 0.0821 नहीं होती, 8.312 होती। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस आर की वैल्यू क्या रखनी है 8.312, तब गुणा करोगे आपका ये मान आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग भी कंफ्यूज ना होना, सॉरी इसके लिए। ये वाली वैल्यू होती है, ये वाली याद रखना। ठीक है, तो आप नर्मदा समीकरण कंप्लीट है, इसी तरह से लिख के आना। बस आर की वैल्यू में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, अब आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। आप बात करते हैं अगला टॉपिक। आप देखो भैया, जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैराडे का नियम। ठीक है, फैराडे के नियम भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में कि फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम क्या है। ठीक है, तो दोनों नियम को देखते हैं। देख सकते हो, आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम व द्वितीय नियम लिखिए। 5 नंबर का, ये भी मान लो आपका 5 नंबर पे आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, कि फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम को लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें प्रथम नियम, फिर बात करते हैं द्वितीय नियम। ठीक है, तो फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या होता है, तो देखो पहला नियम क्या होता है, लिखा गया इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। क्या कहा गया, इस नियम के अनुसार जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है उसमें किसी भी इलेक्ट्रोड, मान लो कोई इलेक्ट्रोड है इस टाइप से, तो उस इलेक्ट्रोड, मान लो कॉपर के इलेक्ट्रोड ही हम ले लें एग्जांपल के तौर पे, मान लो कॉपर के इलेक्ट्रोड है, तो इस इलेक्ट्रोड पे जो मुक्त पदार्थ की मात्रा होगी, इसमें जो मुक्त पदार्थ की मात्रा, मुक्त मात्रा जो होगी वो क्या होगी, ठीक है, मुक्त पदार्थ की मात्रा, मुक्त मात्रा। ठीक है, जो मुक्त पदार्थ की मात्रा होगी वो क्या होगी, विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होगी, विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। ठीक है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत की मात्रा, मतलब प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। इस नियम को फैराडे का प्रथम नियम बोलते हैं। ठीक है, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी मतलब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की जो मात्रा होती है वो विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। मतलब किसी इलेक्ट्रोड पे अगर कोई, मान लो आप विद्युत प्रवाहित करते हो तो उससे क्या होता है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में यहाँ पे मुक्त पदार्थ की मात्रा होती है वो यहाँ पे प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे मुक्त पदार्थ की मात्रा आपकी क्या हो, W हो, और आपका मान लो विद्युत की मात्रा Q हो, तो W जो होता है समानुपाती होता है Q के, और यही आपका है फैराडे का प्रथम नियम। लिख सकते हो, जहां W क्या चीज है, मुक्त पदार्थ की मात्रा, जहां W मुक्त पदार्थ की मात्रा और आपका Q क्या है, विद्युत की मात्रा। Q क्या चीज है भैया, विद्युत की मात्रा है। ठीक है, आपका Q है विद्युत की मात्रा। ठीक है, W है मुक्त पदार्थ की मात्रा और Q है विद्युत की मात्रा, क्योंकि फैराडे के नियम पे कहा गया कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पे मुक्त पदार्थ की मात्रा जो होती है विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। तो ये W जो है मुक्त पदार्थ की मात्रा या मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान भी बोल सकते हो, मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान है W, और ये समानुपाती का चिन्ह है, किसके समानुपाती, विद्युत की मात्रा Q के, तो W समानुपाती Q, ये है फैराडे का प्रथम नियम। बस इतना ही आपको लिख देना है। ठीक है, तो इससे यही केवल पूछा जाएगा फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है। अब इसके बाद बात करें क्या कि फैराडे का द्वितीय नियम किससे कहते हैं। प्रथम नियम हो गया, आप बात करते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। तो यहां से हेडिंग लगी फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए। ठीक है, तो प्रथम नियम तो समझ गए ना। अब द्वितीय नियम पे कहा गया इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या बोला गया, जब श्रेणी क्रम में जुड़े, ठीक है, पढ़ना ध्यान से, जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान या उनकी मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। इसमें क्या होगा, श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन होंगे। उसमें विद्युत अपघट्य या किसी इलेक्ट्रोड का विलयन एक ही था, लेकिन इसमें एक से ज्यादा होंगे। मान लो एक इलेक्ट्रोड का
ये आपका एक विद्युत अपघट का विलयन, एक विलयन मान लो इस टाइप से हो गया, एक मान लो इस टाइप से हो गया। तो इसी टाइप से कई सारे विलयन जुड़े होंगे आपस में, जिनमें समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित हो रही होगी। ठीक है, जिसमें विद्युत जो होगी समान मात्रा में प्रवाहित हो रही होगी। कहा गया है इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम का मतलब एक के बाद एक जुड़े हो, एक विद्युत अपघट का विलयन, उसके बाद दूसरा, उसके बाद दूसरा। ठीक है, इस टाइप से। तो इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में मान लो समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। यहाँ पे जो इस वाले इलेक्ट्रॉन का मुक्त द्रव्यमान होगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन का मुक्त द्रव्यमान होगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन का मुक्त द्रव्यमान होगा, वो क्या होगा, इनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगा। अब मान लो अगर यहाँ पे हम मान ले कि हमारे पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं, अगर हम मान ले केवल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं, 2, और मान लो कि इस वाले इलेक्ट्रॉन पे मुक्त पदार्थ की मात्रा W1 है और इसका जो तुल्यांकी भार है वो E1 है, तो W1 जो हो जाएगा वो समानुपाती हो जाएगा E1 के। इसे मान लो समीकरण 1। इसी टाइप से इस वाले इलेक्ट्रॉन पे मान लो आपका जो मुक्त मात्रा है वो W2 है और जो तुल्यांकी भार है वो E2 है, तो W2 समानुपाती हो जाएगा E2 के। इसे मान सकते हो समीकरण 2। यहां से लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हो, W1 बटा W2 इक्वल टू E1 बटा E2। अगर नीचे ना दिख रहा हो तो आप लोग लिख लेना W1 बटा W2, इस टाइप से लिखा हुआ है, W1 बटा W2 इक्वल टू E1 बटा E2। ठीक है, ये चीज़ लिखा हुआ है, W1 बटा W2 इक्वल टू E1 बटा E2। ठीक है, ये यहाँ से आया। और बात करें W1 और W2 क्या चीज़ है। ठीक है, W1 व W2 क्या है, W1 व W2 लिखते हैं, जहाँ W1 व W2 मुक्त पदार्थ की मात्राएं हैं, मुक्त पदार्थ की मात्राएं हैं, या उनके द्रव्यमान भी लिख सकते हो, मुक्त पदार्थ के द्रव्यमान है। और E1 व E2 क्या है, उनके तुल्यांकी भार है, उनके तुल्यांकी भार है। ठीक है, E1 व E2 क्या है, उनके तुल्यांकी भार है। ठीक है, तो ये होता है फैराडे का द्वितीय नियम कि इस नियम के अनुसार आपका मान लो श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट के विलयन हो तो उन पर जो मुक्त पदार्थ की मात्राएं होती है वो उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है या 2 विद्युत अपघट के विलयन है, जिसमें पहले पे मुक्त पदार्थ की मात्रा W1 तथा उसका तुल्यांकी भार E1 है और दूसरे वाले पे मुक्त पदार्थ की मात्रा W2 और उसका तुल्यांकी भार E2 है, तब W1 जो होगा समानुपाती होगा E1 के, W2 जो होगा समानुपाती होगा E2 के। समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हो W1 बटा W2 इक्वल टू E1 बटा E2, जहां W1 व W2 मुक्त पदार्थ की मात्राएं, E1 व E2 उनको तुल्यांकी भार है। ठीक है, तो ये होते हैं फैराडे के प्रथम नियम और फैराडे के द्वितीय नियम। पहले पे कहा गया था कि किसी इलेक्ट्रॉन पर मुक्त पदार्थ की मात्रा जो होती W वो होती विद्युत की मात्रा Q के समानुपाती। ठीक है, दूसरे पे कहा गया उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती। ठीक है, तो ये चीज आपका है फैराडे का प्रथम नियम द्वितीय नियम। पूछा जाए मस्त तरीके से लिख देना, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, फैराडे के प्रथम नियम और द्वितीय नियम पे। आशा करते हैं सबको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जितने टॉपिक सारे करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या बात कर लेते हैं, इसके बाद बात कर लेते हैं मानक इलेक्ट्रॉन विभव। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है। ठीक है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बारे में बात करते हैं, तो इसको जल्दी से नोट कर लो। तो आप बात करते भैया अगला टॉपिक भी बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण। ठीक है, 5 नंबर का पेपर में पूछा जाता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है और उसका सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, देख सकते हो आपसे क्वेश्चन यही पेपर में पूछा जाएगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी एक उपयोगिता भी लिखिए। ठीक है, इसकी एक उपयोगिता को भी लिखिए कि इसका क्या उपयोग है। जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका उपयोग क्या है, इसको लिखिए और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का सचित्र वर्णन भी कीजिए। ठीक है, तो मस्त तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो सबसे पहले सचित्र वर्णन की बात है तो हमने यहाँ पे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का एक चित्र बना रखा है। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये आपको दिख रहा है, ये आपका क्या होता है, ये आपका एक विलयन होता है, इस टाइप से देख सकते हो, जो कि क्या होता है, यहाँ पे 1 मोलर HCl का विलयन होता है। ध्यान समझना, यहाँ पे छोटा सा देखो बना के भी दिखा दे, कहीं पे आपको जगह भी नहीं बची है। ठीक है, तो सिंपल मान लो ये आपके पास क्या है, सबसे पहले 1 मोलर HCl का विलयन क्या है आपके पास, 1 मोलर सांद्रता का HCl का विलयन है। ठीक है, 1 मोलर सांद्रता का HCl का विलयन। आपने अभी तक जैसे देखा, मान लो अगर आपको जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है तो जिंक की छड़ को ZnSO4 के विलयन में डाल देते थे तो जिंक का इलेक्ट्रोड बन जाता था।
और कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना हो तो कॉपर की छड़ को CuSO4 के विलयन में डाल देते थे तो कॉपर का इलेक्ट्रोड बन जाता था। वैसे ही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 1 मोलर HCl का विलयन लेंगे और उसमें क्या करेंगे, हम इस टाइप से एक आपका प्लैटिनम की पत्ती लगाएंगे। देख सकते हो यहाँ पे प्लैटिनम की पत्ती लगी है और इस टाइप से हम कांच का परख नली टाइप का यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, देख सकते हो इस टाइप से बनी हुई है, यहाँ भी आपकी प्लैटिनम लगी हुई है, ये आपका देख सकते हो इस टाइप से। ठीक है, मतलब देखो क्योंकि हाइड्रोजन एक प्रकार की गैस है तो हम उसकी छड़ तो ले नहीं सकते। ठीक है, जैसे कॉपर की छड़ ले ली, कॉपर धातु थी, जिंक की छड़ ले ली, जिंक धातु थी, लेकिन हाइड्रोजन की छड़ कैसे ले लोगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, इस टाइप से कांच की तरह एक परख नली जैसे ले लेनी है। उसमें क्या करना है आपको, 1 एटमॉस्फेरिक दाब पे, 1 एटमॉस्फेरिक बताया था वायुमंडल दाब। ठीक है, एक वायुमंडल दाब पे यहाँ पे H2 गैस प्रवाहित कर देनी। जब H2 गैस प्रवाहित कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, H2 का इलेक्ट्रॉन। देख सकते हो यहाँ पे प्लैटिनम की पत्ती लगाई गई है। ठीक है, और भी आपका ये बना हुआ है कांच से। ठीक है, ये कांच की नली टाइप है जिसमें 1 एटमॉस्फेरिक पे H2 गैस प्रवाहित की जाती है, जिससे क्या बन जाता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। तो यही है चित्र मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। इसे पढ़ते हैं और फिर हम आपको अच्छे से समझाते भी हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखो लिखा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कांच की नली में बंद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसमें कांच की नली में बंद क्या होता है, एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है जिसमें 1 एटमॉस्फेरिक पे H2 गैस प्रवाहित की जाती है। पढ़ सकते हो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कांच की नली में बंद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है। कांच की नली में हम लोग हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं जिससे क्या बन जाता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो सिंपल वही है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, क्योंकि प्लैटिनम की पत्ती लगी हुई है इसलिए इसे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड भी बोल दिया गया। ठीक है, जिसमें सूक्ष्म विभाजित प्लैटिनम की परत चढ़ी रहती है। इसमें क्या होता है, सूक्ष्म विभाजित, ये देख सकते हो ये जो दिख रहा है आपको ब्लैक से, ये सूक्ष्म विभाजित प्लैटिनम की परत चढ़ी हुई है। आपका आ गया, यह इलेक्ट्रोड H+ आयन के 1 मोलर HCl विलयन में रखा जाता है। यह इलेक्ट्रोड 1 मोलर HCl में आपका 1 मोलर HCl विलयन में रखा जाता है। ठीक है, कहा गया ना, यह इलेक्ट्रोड H+ आयन के, यह इलेक्ट्रोड H+ आयन के 1 मोलर HCl विलयन में रखा जाता है तथा इसमें एक वायुमंडल पर, इसमें एक वायुमंडल दाब पे या 1 ATM एटमॉस्फेरिक दाब पे H2 गैस लगातार प्रवाहित की जाती है। देख सकते हो यहाँ पे एक वायुमंडल दाब पे H2 गैस लगातार इस नली से प्रवाहित की जाती है। ठीक है, आपका आ गया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है। ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये कैथोड की भांति भी व्यवहार कर सकता है और एनोड की भांति भी व्यवहार कर सकता है। आपका आ गया, जब देखो यहाँ व्यवहार कर सकता है, जब एनोड की भांति व्यवहार करता है तो ऑक्सीकरण होता है तथा जब कैथोड की भांति व्यवहार करता है तो क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, जब आपका देखो हमने सबसे पहले कहा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 2 भांति व्यवहार कर सकता है। कौन कौन सा, पहला कैथोड और दूसरा एनोड की तरह। जब वो कैथोड की भांति व्यवहार करता है तब अपचयन होता है, जब एनोड की भांति व्यवहार करता है तब क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ये चीज सबसे पहले आपको लिखनी है और चित्र को बनाना है। देख सकते हो क्या लिखा गया है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कांच की नली में बंद क्या होता है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, क्योंकि प्लैटिनम के यहाँ पे पत्ती लगाई जाती है इसलिए प्लैटिनम इलेक्ट्रोड भी बोल दिया गया। जिसमें सूक्ष्म विभाजित प्लैटिनम की परत भी चढ़ी रहती है, इसमें सूक्ष्म विभाजित प्लैटिनम की परत भी चढ़ी रहती है। यह इलेक्ट्रोड H+ आयन के 1 मोलर HCl विलयन में रखा जाता है। यह इलेक्ट्रोड जो है H+ आयन के 1 मोलर HCl विलयन में रखा जाता है। कहा गया तथा इसमें एक वायुमंडल दाब पे H2 गैस लगातार प्रवाहित की जाती है। इसमें एक वायुमंडल दाब पे H2 गैस जो है लगातार प्रवाहित की जाती है। कहा गया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात है इसकी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है कैथोड की भांति व्यवहार कर सकता है और एनोड दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसका यूज भी करते हैं। आपका आ गया, जब एनोड की भांति व्यवहार करता है तो ऑक्सीकरण होता है तथा जब ये कैथोड की भांति व्यवहार करता है तो अपचयन होता है। ठीक है, यहाँ पे अभिक्रियाएं भी समझ सकते हो। जब एनोड की भांति व्यवहार करता है तब देख सकते हो कैसे ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2 होती है ना, H2 गैस, तो H2 गैस जब एनोड की भांति व्यवहार करती है तो H2 से 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और ये कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण। जैसे अगर जिंक का इलेक्ट्रोड होता है तो जिंक जो होता है वो भी आपका Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में टूटता है। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया जैसे जिंक में होती है वैसे ही हाइड्रोजन में H2 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में टूटता है। ठीक है, तो इसी टाइप से इसमें भी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है एनोड पे।
ठीक है। और कैथोड पे कौन सी क्रिया होती है अपचयन की, यहाँ देख सकते हो 2H+ आपका 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना H2 गैस, और ये जो AQ लिखा हुआ है इसका मतलब एक्वस, अर्थात ये विलियन में होता है, और ये G बना हुआ है, G का मतलब है गैस, क्योंकि H2 गैस है। ठीक है, तो ये चीज़ है, सिंपल आप लोग पढ़ सकते हो। मतलब आपको सिंपल पहले चित्र साइड पे बना देना, 5 नंबर पे पूछा जाता है ये, आपको साइड पे चित्र बना देना है, फिर इतना ये लिख देना है। इसके बाद आपको लिख देना है एनोड पे यह क्रिया होती है जिससे ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पे यह क्रिया होती है जिससे अपचयन होता है। मतलब कि आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड तथा एनोड दोनों की बात व्यवहार कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद पूछा गया था कि इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की एक उपयोगिता भी बता दो। ठीक है भैया, इसकी एक क्या करो, उपयोगिता भी बता दो। तो हमने यहाँ पे हेडिंग लगा दी उपयोग, मतलब इसका क्या उपयोग है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग क्या है वो हमने यहाँ पे लिखा, इसको समझते हैं। ठीक है, तो हमने उपयोग में क्या लिखा है वो पढ़ो। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ से, इसकी सहायता से किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करने हेतु उसे इस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर एक वैद्युत रासायनिक सेल का निर्माण किया जाता है और उसके पश्चात उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं, जो उस इलेक्ट्रोड का हाइड्रोजन के सापेक्ष मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। ठीक है, मतलब सीधी सी बात ये, अगर मान लो आपको किसी भी इलेक्ट्रोड, मान लो जिंक का ही इलेक्ट्रोड है या कॉपर का ही इलेक्ट्रोड है, अगर आपको उसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करना है तो आप क्या करो, उसके साथ ये लगा दो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की एक बात याद रखना, इसका इलेक्ट्रॉन विभव शून्य होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विभव 0 होता है, 0, ये हमेशा याद रखना। इसका जो अपचयन विभव या इलेक्ट्रॉन विभव होता है वो शून्य होता है, 0 होता है। ठीक है, इस कारण से ही इसका उपयोग भी किया जाता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, अगर कभी पूछ ली जाए मानक इलेक्ट्रॉन विभव का इलेक्ट्रॉन विभव कितना होता है, शून्य होता है, 0। ठीक है, तो कहा गया इसकी सहायता से किसी इलेक्ट्रॉन का मानक इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात किया जाता है, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन का आप मानक इलेक्ट्रॉन विभव अगर ज्ञात करना चाहते हो तो उसके साथ ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लगा दो, आप उस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, कहा गया इसकी सहायता से किसी इलेक्ट्रॉन का मानक इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात किया जा सकता है। उसके लिए करना क्या होता है, उसे, जिस भी इलेक्ट्रॉन का आपको मानक इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करना है उसे इस इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ देना है, उसे इस इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़कर एक वैद्युत रासायनिक सेल का निर्माण कर लेना है और उसके पश्चात उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेना है। जिस भी इलेक्ट्रॉन का ज्ञात करना है उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लो, क्योंकि इसका विद्युत वाहक बल शून्य होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, इसका जो विद्युत वाहक बल होता है वो शून्य होता है, अगर आप उसका ज्ञात कर लोगे, इसका शून्य होता है तो उस वाले का वैसे भी वही हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है कि आप क्या कर सकते हो, कहा गया, और उसके पश्चात उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं जो उस इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन के सापेक्ष मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहलाता है। ठीक है, कहते ना लिख के कहलाता लिख देना, कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। मतलब अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन का मानक इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करना है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले उसका सेल का उस वाले इलेक्ट्रॉन का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेना, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का जो विद्युत वाहक बल होता है शून्य होता है। अगर उस वाले का ज्ञात कर लोगे तो आप क्या कर सकते हो, इसके साथ जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को जोड़ोगे, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका जो आपका इलेक्ट्रॉन विभव होता है वो शून्य होता है, तो इसका शून्य होने की वजह से आप उसका आसानी से, जिस भी इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो उसका आसानी से निकाल सकते हो, इसको इसके साथ जोड़ के। ठीक है, तो ये चीज है इसकी उपयोगिता। उपयोगिता में इस तरह से आपको लिख देना है। सबसे पहले ये आपका देख सकते हो चित्र इस टाइप से ये, और फिर इसके बाद इसकी उपयोगिता आपको लिख देनी है। पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, 5 नंबर कहीं भी जाने वाले नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वाला टॉपिक भी सबको समझ में आया। सिंपल उपयोग आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ भी लेना, हमने समझाया भी इस टाइप से, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ के उसका इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ये इसकी उपयोगिता है। तो ये वाला टॉपिक भी सबको समझ में आया ना। जितने टॉपिक है यार इस चैप्टर के सारे करा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए, जिससे जिन छात्रों ने कुछ नहीं पढ़ा उनका भी बेड़ा पार हो जाए, वो भी अच्छे नंबर लाएं केमिस्ट्री पे। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी नोट कर लो। आप बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो। तो अब बात करते भैया अगला टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोलर चालकता क्या होती है और तुल्यांकी चालकता क्या होती है, और इसका मात्रक, इसकी परिभाषा, सब कुछ बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। और एक चीज जान लो, ये भी जान लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में ज़्यादातर हर साल यार ये पूछा जाता है, मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता की परिभाषा लिखिए और इसका मतलब सूत्र लिखिए, इसकी मात्रक लिखिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है,
देख सकते हो मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता की परिभाषा को लिखिए। ठीक है, तो समझते सिंपल क्या होती मोलर चालकता, क्या होती तुल्यांकी चालकता। सबसे पहले हेडिंग लगी मोलर चालकता या मोलर कंडक्टिविटी बोलते, इसे मोलर कंडक्टिविटी बोलते इंग्लिश में। ठीक है, क्या होती है परिभाषा, कहती है कि एक मोल विद्युत अपघट्य के विलयन जिसमें इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर हो तो विलयन की चालकता, ये जो विलयन की चालकता के लिखी हुई है इसे कप्पा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो विलयन की चालकता कप्पा उसकी मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, के पढ़ो या कप्पा पढ़ो, कप्पा पढ़ा जाता है चालकता को। ठीक है, तो सिंपल परिभाषा यह है कि एक मोल विद्युत अपघट्य के विलयन जिसमें इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी 1 सेंटीमीटर हो तो विलयन की चालकता कप्पा उसकी मोलर चालकता कहलाती है। देखो ध्यान समझना, मान लो आपके पास कोई विद्युत अपघट्य का विलयन, विद्युत अपघट्य जानते हो कैसे होते हैं, यही जो आपका ZnSO4 जिंक सल्फेट बता रहे थे, कॉपर सल्फेट बता रहे थे, ये क्या होते हैं, ये एक प्रकार के विद्युत अपघट्य ही तो होते हैं। मान लो आपके पास कोई विद्युत अपघट्य का विलयन है। ठीक है, आपके पास क्या हो, एक कोई विद्युत अपघट्य का विलयन हो। आप मान लो इस विद्युत अपघट्य के विलयन पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस टाइप से मान लो आपके पास इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से डूबे हुए हैं। इसमें क्या है भैया, इस टाइप से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डूबे हुए। ठीक है, इसके बीच मान लो यहाँ पे अगर कोई बैटरी वैटरी लगा दी जाए इस टाइप से, ठीक है, या सेल लगा दिया जाए यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, तो मान लो ये आपका पास क्या है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है ये दोनों, ये क्या है आपके किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे हुए। तो कहा गया कि 1 मोल विद्युत अपघट्य का विलयन, इसमें क्या होना चाहिए आपके पास, 1 मोल विद्युत अपघट्य का आपको सबसे पहले विलयन ले लेना है। 1 मोल विद्युत अपघट्य का विलयन, आपके पास 1 मोल विद्युत अपघट्य का विलयन होना चाहिए, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डूबे होने चाहिए। कहा गया 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन जिसमें इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये होता है, ये जो आप देख रहे हो ये, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इलेक्ट्रोडों के जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो वो कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो क्षेत्रफल होना चाहिए ए, क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं तो ए कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए तथा इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। मतलब इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो विलयन की जो चालकता होती है उसकी मोलर चालकता कहलाती है। परिभाषा ये कहती है कि 1 मोल विद्युत अपघट्य का विलयन जिसमें डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर हो तो इस विलयन की चालकता कप्पा या के ही मोलर चालकता कहलाती है। और इसे याद रखना, इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज लिख लेना, लैम्डा एम बोलते इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात है भैया, ये सिंपल सी बात है। परिभाषा आपको रटनी बिल्कुल नहीं है, सिंपल समझ सकते हो। मान लो आपके पास 1 मोल विद्युत अपघट्य का विलयन, उसमें डूबे इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के जो बीच की दूरी हो 1 सेंटीमीटर हो तो इसकी जो चालकता होगी, इस विलयन की जो चालकता होगी वही मोलर चालकता कहलाएगी, उसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करेंगे। फॉर्मूला भी जान लो, लैम्डा एम बराबर सूत्र होता है कप्पा इंटू 1000 बट्टे में कैपिटल एम, इसे कप्पा पढ़ेंगे। ठीक है, के नहीं पढ़ेंगे, कप्पा पढ़ना। लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बट्टा कैपिटल एम, जहां कप्पा को बोला जाएगा चालकता और ये कैपिटल एम क्या होगी, मोलरता होगी। कैपिटल एम को क्या बोला जाएगा, मोलरता। और यहां से आप लोग इस मोलर चालकता का मात्रक भी जान लो। मोलर चालकता का मात्रक क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, कभी भी आपसे पेपर में मात्रक पूछ ले जाए मोलर चालकता का तो बता देना साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसका मात्रक होता है। ठीक है, परिभाषा आप लोग एक बार चाहो तो फिर से पढ़ सकते हो कि 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन जिसमें इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी 1 सेंटीमीटर हो तो विलयन की चालकता कप्पा उसकी मोलर चालकता कहलाती है और इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बट्टा कैपिटल एम, जहां कप्पा चालकता होती है। ठीक है, कप्पा चालकता होती है, एम होती मोलरता। मात्रक अगर बात करें कि इसका मोलर चालकता का मात्रक क्या होता है तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, और मोलरता के बारे में तो हमने विलयन चैप्टर में पढ़ ही लिया था। ठीक है, तो वही मोलरता है यहाँ पे। तो सिंपल ये परिभाषा समझ में आ गई ना, मोलर चालकता क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। पेपर में पूछा जाए सेम इसी टाइप से लिख देना, सूत्र मात्रक। ठीक है, आप बात करें यहाँ पे तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता तो हो गई, तुल्यांकी चालकता।
ठीक है। तुल्यांकी चालकता को बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उसे बोलते थे मोलर कंडक्टिविटी, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसमें केवल थोड़ा सा, दोनों की परिभाषाओं में थोड़ा सा फर्क है। उसमें 1 मोल विद्युत अपघटिका विलयन था, इसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटिका विलयन। इसमें क्या फर्क है, इसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटिका विलयन है और पूरी परिभाषा सेम है। सिंपल क्या करना है इसमें आपको क्या करना है, विलयन एक लेना है जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक हो। 1 ग्राम तुल्यांक का विलयन लेना है, 1 ग्राम तुल्यांक विलयन लेना है, ठीक है। 1 ग्राम तुल्यांक विलयन होना चाहिए जिसमें डूबे इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होना चाहिए। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इस विलयन की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। कब कहलाएगी, जब 1 ग्राम तुल्यांक का विलयन लोगे, और जब 1 मोल विद्युत अपघटिका विलयन लोगे तब क्या होगा, मोलर चालकता। और जब 1 ग्राम तुल्यांक का विद्युत अपघटिका विलयन लोगे तब क्या होगा, तुल्यांकी चालकता। पढ़ सकते हो यहाँ पे कि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटिका विलयन जिसमें इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी 1 सेंटीमीटर हो तो विलयन की चालकता कप्पा उसकी तुल्यांकी चालकता कहलाती है। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, इसे लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं, उसे लैम्डा M से प्रदर्शित करते हैं। M फॉर मोलर, EQ फॉर इक्विवेलेंट, ठीक है। लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000 बट्टा कैपिटल N। उसमें था कैपिटल M, इसमें है कैपिटल N। N क्या होती है, यहाँ पे नॉर्मलता होती है। N क्या होती है, नॉर्मलता होती है। और M क्या होती है, मोलरता होती है, ठीक है। N क्या होती है, नॉर्मलता, M क्या होती है, मोलरता। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। उसमें मोल होने की वजह से मोल इनवर्स, इसमें तुल्यांक होने की वजह से मात्रक तुल्यांक इनवर्स, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, बस फर्क इतना है, इसमें 1 मोल विद्युत अपघटिका विलयन, इसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटिका विलयन, और परिभाषा दोनों की सेम है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आप लोग समझ सकते हो इसकी परिभाषा है, ठीक है। पूरी कोशिश कर रहे हैं यार कि आपको सारे टॉपिक इस चैप्टर के करा दे, ठीक है। तो समझ में आया ना, मोलर चालकता क्या होती है, तुल्यांकी चालकता क्या होती है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लो। अब आपके टॉपिक कौन कौन बचते हैं, अभी आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी भी बची हुई है, 5 नंबर पे पूछी जाती है, और भी टॉपिक है उनको भी देखेंगे। तो इसको जल्दी से सब लोग नोट कर लो। आप बात करते भैया आपका जो विद्युत रासायन चैप्टर, इसका बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण को लिखिए तथा इसके उपयोग को भी लिखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, हर साल ये आना ही आना है, ये जान लो, एकदम फिक्स टॉपिक समझ सकते हो, ठीक है। हर साल जाता विद्युत रासायनिक श्रेणी से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं और इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 उपयोगों को लिखिए, ठीक है। तो देख सकते हो भैया, सिंपल सबसे पहले बात करते होती क्या है विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक अपचयन विभवों को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है ना, उसे बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। मतलब कि आपका विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं को उनके मानक अपचयन विभवों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पे जो श्रेणी प्राप्त होती है, उस श्रेणी को नाम देते हैं हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी। आपको करना क्या है, विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं को एक ऐसे क्रम में रखना है मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। देख सकते हो ये आपका एक श्रेणी है जिसे बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, इसमें मानक अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में इस श्रेणी को बनाया गया है, मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। मतलब जितने भी यहाँ पे धातु और अधातु है वो सारे मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में, इसलिए इस श्रेणी को नाम देते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। हम यहाँ पे आपको एक यहाँ पे फोटो भी दिखाई दे रहे हैं, इसमें आप लोग देखो, यहाँ पे आपको साइड में मानक अपचयन विभव भी दिया होगा, आप लोग देख सकते हो, कोई प्लस में वैल्यू है कोई माइनस में, आप लोग देख सकते हो सभी धातु तथा अधातुओं को मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, ठीक है। इस श्रेणी को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना और इसमें देखना, आप लोग खुद जूम करके देखना, इसमें आपको दिख जाएगा कि मतलब कैसे मानक अपचयन विभव का बढ़ता क्रम है, ठीक है। तो आपको देखना जरूर, ठीक है। तो सिंपल बात करें, विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पे जो भी सीरीज प्राप्त होती है उस सीरीज को नाम देते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। इसमें होता क्या है, मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं को
रखा जाता है। अभी बात करेंगे इसको क्यों रखा जाता है, क्या उपयोग है इसका, ये तो उपयोग में ही पता चलेगा। अब इसके बाद बात करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। ठीक है, लक्षण 4 लक्षण पूछे जाते हैं पेपर में, चारों याद करना। ठीक है, पहला लक्षण है श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन क्षमता घटती है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पे अपचयन क्षमता बढ़ती है। मतलब अगर आप लोग इस श्रेणी में ऊपर से नीचे जाते हो तो अपचयन क्षमता घटती हुई मिलेगी, और अगर आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हो तो अपचयन क्षमता बढ़ती हुई मिलेगी। पढ़ सकते हो, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पे अपचयन क्षमता घटती है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पे अपचयन क्षमता जो है भैया बढ़ती है। ये चीज़ है। ठीक है, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन क्षमता घटती तथा जबकि नीचे से ऊपर जाने पे अपचयन क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, ये इसका पहला लक्षण। दूसरा लक्षण ये है कि हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व, हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके H2 गैस देते हैं। मतलब इस श्रेणी में आपको जो अभी फोटो दिखाई थी, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो देखना आप लोग, उसमें आपको दिख जाएगा हाइड्रोजन के ऊपर के जितने भी तत्व हैं, अगर आप उनकी जल या भाप के साथ क्रिया करते हो, उनकी अभिक्रिया जल या भाप के साथ करते हो, तो वो सभी H2 गैस मुक्त करेंगे। वो क्या करेंगे, H2 गैस मुक्त करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। मतलब हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, H2 गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, अगला इसका लक्षण है कि श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। मतलब श्रेणी का ऊपर वाला तत्व अपने नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। ये इसका तीसरा लक्षण है कि श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। चौथा लक्षण ये कहता है कि जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होगा वह उतना प्रबल अपचायक होगा। मतलब जिस भी तत्व का, इस श्रेणी में जिस तत्व का सबसे कम अपचयन विभव होगा वो उतना ही प्रबल अपचायक होगा। ठीक है, जिस भी तत्व का अपचयन विभव जितना कम होता है वह उतना ही प्रबल अपचायक होता है। ठीक है, तो ये इसका चौथा लक्षण है विद्युत रासायनिक श्रेणी का। पहला लक्षण था कि श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है। फिर H2 के ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, और श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, और जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होगा वह उतना ही प्रबल अपचायक होगा। तो ये है लक्षण। ठीक है, लक्षण तथा उपयोग दोनों पूछे जाएगा, इसके प्रमुख लक्षण तथा उपयोग को लिखिए। अब बात करते हैं इस विद्युत रासायनिक श्रेणी को बनाने का क्या कारण है, क्या इसका उपयोग है। ठीक है, तो उपयोग पढ़ो। पहला उपयोग है धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में। मतलब कौन सी धातु ज्यादा क्रियाशील है, कौन सी धातु कम क्रियाशील है, इसकी तुलना करने के लिए इसे बनाया गया। पहला उपयोग यही है कि आप विद्युत रासायनिक श्रेणी की मदद से, इसके उपयोग क्या है, आप इसकी मदद से धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना कर सकते हो। कौन सी धातु ज्यादा क्रियाशील है, कौन सी धातु कम क्रियाशील है, इसकी आप तुलना कर सकते हो। दूसरा उपयोग यह है कि किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कोई भी सेल है, आप उसके मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण इसी विद्युत रासायनिक श्रेणी के माध्यम से कर सकते हो। तो ये इसका दूसरा उपयोग। ठीक है, 4 नंबर पे पूछा जाता प्रश्न, 4 मार्क्स का है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके प्रमुख लक्षण तथा उपयोग को लिखिए। ये परिभाषा, लक्षण, उपयोग। ठीक है, 4 नंबर आपके पक्के। तो इस टाइप से आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार कर लेना। ये आपको बनाना जरूरी नहीं है, ये केवल समझाने के लिए था। ठीक है, ये केवल समझाने के लिए था, आपको केवल परिभाषा पूछी जाएगी, परिभाषा आपको लिख देनी है। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी देख सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग अगला टॉपिक। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। अब देखते हैं अगला वाला टॉपिक। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तैयार जरूर कर लेना। तो बात करते भैया अब अगला टॉपिक भी आपका बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोलराउस का नियम क्या होता है और कोलराउस के नियम का एक अनुप्रयोग लिखिए। बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं यार कोलराउस के नियम की। देख सकते हो यहाँ पे हमने प्रश्न आपका इस टाइप से पूछा जाएगा, कोलराउस का नियम क्या है और इसका एक अनुप्रयोग भी लिखिए। ठीक है, क्या होता है कोलराउस का नियम और कोलराउस के नियम का एक अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं आसानी से। सिंपल बात करें कोलराउस का नियम, और जान लो 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, 5 नंबर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कोलराउस का नियम। ठीक है, तो पढ़ो, यहाँ पे लिखा, इस नियम के अनुसार
किसी विद्युत अपघटकी अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है और इस नियम को कोलराउस का नियम बोलते हैं। कहा गया कि आप फिर से पढ़ लो, इस कोलराउस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है यहाँ पे होना चाहिए मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता लिख लेना, अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है और इस नियम को नाम देते हैं कोलराउस का नियम। ठीक है, अब कहा क्या गया इससे समझो। ठीक है, कहा गया है कि विद्युत अपघट की अनंत तनुता, विद्युत अपघट जानते हो, विद्युत अपघट ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि आयनों में टूट जाते हैं, जैसे HCl हो गया, NaCl हो गया मान लो, ठीक है, CuSO4 जैसे आपने देखा था, ZnSO4 देखा था, ये सभी विद्युत अपघट होते हैं क्योंकि ये सभी आयनों में टूट सकते हैं। HCl की बात करें H+ और Cl- में टूट जाएगा, NaCl की बात करें Na+ और Cl- में टूट जाएगा, CuSO4 की बात करें Cu2 + SO4 2- में टूट जाएगा, उसी प्रकार Zn2+ और SO4 2- में। मतलब जो आयनों में टूट जाते हैं विलयन में जो आयनों में टूट जाते हैं उसे बोलते हैं विद्युत अपघट्य और इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कहा गया किसी भी विद्युत अपघट, कोलराउस का नियम विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता पर आधारित है। ठीक है, देखो यहां पे समझाते हैं आपको। मान लो आपके पास कोई भी विद्युत अपघट NaCl HCl कोई भी विद्युत अपघट है, मान लो हमारे पास है HCl, ये एक प्रकार का विद्युत अपघट है उदाहरण के लिए। ठीक है, तो कहा गया किसी भी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता की बात की गई है। मोलर चालकता को प्रदर्शित करते हैं हम लोग किससे, λm से। अभी आपको पढ़ाया था मोलर चालकता, मोलर चालकता क्या होती है वही पढ़ाया था ना, तो λm से प्रदर्शित करते हैं मोलर चालकता को। तो कहा गया विद्युत अपघट की मोलर चालकता, तो मान लो विद्युत अपघट हमने ले लिया HCl और λm है मोलर चालकता। बात की गई है अनंत तनुता की, तो अनंत तनुता के लिए यहां पे लगा लो अनंत का चिन्ह, इसे बोलते अनंत। ठीक है, इसे क्या बोलते अनंत और इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, इसे अनंत बोलते हैं, ये जो बना है इस टाइप से, और इंग्लिश पे क्या बोलते हैं इनफाइनाइट बोलते हैं, अनंत या इनफाइनाइट। ठीक है, तो आप इसे पढ़ सकते हो λm इनफाइनाइट, क्या पढ़ सकते हो λm इनफाइनाइट, और HCl विद्युत अपघट है तो विद्युत अपघट की मोलर चालकता और अनंत लगा है इसलिए अनंत तनुता, तो ये है विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, समझ में आया ना, HCl विद्युत अपघट, λm मोलर चालकता, इनफाइनाइट आपका अनंत, तो λm इनफाइनाइट HCl, इसे ऐसे पढ़ा जाएगा λm इनफाइनाइट HCl। ठीक है, तो कहा गया किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। अब जैसे HCl है तो HCl में कौन कौन होता है, H+ होता है और Cl-, H+ जो हो जाएगा ये धनायन हो जाएगा और Cl- हो जाएगा ऋणायन। तो इसमें क्या होगा, ये किसके बराबर होगी, विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता धनायन H+ तथा ऋणायन Cl- के योग के बराबर होगी, और किसके योग के बराबर, λ इनफाइनाइट वाला। ठीक है, λ इनफाइनाइट HCl और λ इनफाइनाइट Cl- ऐसे। ठीक है, कहा गया, आप समझ लो फिर से एक बार, इसको इरेज कर दे फिर समझा दे परिभाषा। किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, तो ये हो गई एक विद्युत अपघट, इसके अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इसके धनायन HCl का धनायन H+ और ऋणायन Cl-, तो इसके धनायनों तथा ऋणायनों, धनायन H+ और ऋणायन Cl- की मोलर चालकता λ इनफाइनाइट के योग के बराबर होती है, योग का मतलब इसके जोड़ के बराबर होती है। तो इसको आप लिख सकते हो, अगर λ इनफाइनाइट HCl का लिखना है तो λ इनफाइनाइट H+ प्लस λ इनफाइनाइट Cl-। यही आपका कोलराउस का नियम है। किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायन H+ और ऋणायन Cl- के योग के बराबर होती है। इस नियम को कोलराउस का नियम बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप देखो यहां पे अगर बात करें, अभी थोड़ा अनुप्रयोग ना ध्यान देना, नीचे देखो, अगर जैसे कोई भी विद्युत अपघट हो सकता है, मान लो CH3COOH हो, तो CH3COOH जो होता है CH3COO- और H+ पे टूट सकता है। तो इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे λ इनफाइनाइट CH3COOH मतलब विद्युत अपघट के अनंत तनुता पर मोलर चालकता, तो इसे ऐसे लिख सकते हो λ इनफाइनाइट CH3COO- λ इनफाइनाइट H+, जैसे इस पे लिखा। तो यहां पे आप इसे थोड़ा सा छोटा करके लिखना, यहां पे λ इनफाइनाइट H+
यहाँ पे लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से लिखा जाएगा। तो ये मतलब है विद्युत अपघट के अनंत अनुता पर मोलर चालकता धन आयन और ऋण आयन के योग के बराबर। इसी टाइप से जैसे लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO के लिए लिखना हो तो ये CH3COO एक प्रकार का विद्युत अपघट है, किस किस आयन में टूट सकता है, CH3COO माइनस और Na प्लस में। तो इसके लिए हो जाएगा ये लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस, लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस। वैसे HCl की बात करें तो HCl जैसे H प्लस और Cl माइनस में टूटता है, तो लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। मतलब सीधी सी बात यह है, विद्युत अपघट के अनंत अनुता पर मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। CH3COO है तो CH3COO माइनस अर्थात ऋण आयन, और Na प्लस क्या हो जाएगा, धनायन, तो धनायन और ऋणायन के योग के बराबर, ठीक है। इसी टाइप से आप किसी भी विद्युत अपघट के लिए लिख सकते हो क्या, कोलराउस का नियम। तो आशा करते हैं परिभाषा समझ में आ चुकी है, और परिभाषा लिखने के बाद इस टाइप से एक उदाहरण आपको दे देना HCl के लिए जैसे हमने दिया, ठीक है। लैम्डा इनफाइनाइट HCl बराबर लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। NaCl के लिए देना है तो सिंपल लैम्डा इनफाइनाइट, यहाँ से लैम्डा m इनफाइनाइट NaCl बराबर लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। मतलब NaCl Na और Cl में टूटता है तो धनायन लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, इस टाइप से, ठीक है। अब इसके बाद पेपर में पूछा जाता है कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग बताओ, इसका एक अनुप्रयोग बताओ। तो इसका अनुप्रयोग यहाँ पे हमने लिखा, अनुप्रयोग इसी टाइप से लिखना, समझा देते आपको। अनुप्रयोग पे हमने कहा कोलराउस नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। मान लो आपके पास कोई दुर्बल, कोई वीक आपके पास विद्युत अपघट है, दुर्बल विद्युत अपघट है, तो आप क्या कर सकते हो, उस दुर्बल वैद्युत अपघट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हो। किस नियम की सहायता से, कोलराउस के नियम की सहायता से। मतलब कोलराउस के नियम की सहायता से आप किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हो। ये इसका एक अनुप्रयोग है, ठीक है। आपसे कोई पूछे कोलराउस के नियम का क्या उपयोग है, क्यों इसे बनाया गया, तो इसकी सहायता से आप दुर्बल वैद्युत अपघट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देख लो, हमने यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। मान लो आपके पास कोई दुर्बल वैद्युत अपघट है जैसे CH3COOH, एक प्रकार का दुर्बल वैद्युत अपघट है। अगर इसकी मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो आप कुछ प्रबल वैद्युत अपघट्टों की सहायता से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। ये एक दुर्बल वैद्युत अपघट है, अगर आप कुछ प्रबल वैद्युत अपघट को यूज करो तो आप क्या कर सकते हो, इसकी चालकता ज्ञात कर सकते हो। पहले इस दुर्बल वैद्युत अपघट के लिए कोलराउस का नियम लगाएं, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH की जगह लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस। इससे मान लो समीकरण 1। अब हम इन तीन प्रबल वैद्युत अपघट को ले रहे हैं, CH3COO को, HCl को और NaCl को। इन तीनों की सहायता से हम इसको ज्ञात करेंगे। ध्यान समझो, ये और ये तीनों प्रबल वैद्युत अपघट है और ये वाला दुर्बल है, ठीक है। तो इन तीनों प्रबल की सहायता से हम एक दुर्बल वैद्युत अपघट ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसके लिए बात करें कोलराउस का नियम, तो लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस। समीकरण 2 मान लो। लैम्डा इनफाइनाइट HCl की बात करें तो लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। समीकरण 3 मान लो। लैम्डा इनफाइनाइट NaCl की बात करें तो लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। अब यहाँ से आपको करना क्या है, इस समीकरण 2 और 3 को जोड़ देना है और उसमें से 4 को घटा देना है। हमने यहाँ से लिखा समीकरण 2 प्लस 3 माइनस 4 करने पे, ठीक है। समीकरण 2 ये रहा, प्लस 3 माइनस 4 करने पे, तो समीकरण 2 ये है लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO प्लस लैम्डा इनफाइनाइट HCl माइनस लैम्डा इनफाइनाइट NaCl। अब इन सब की वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू ये है, हमने ये रख दिया, ये देख सकते हो लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस। इसकी वैल्यू ये है लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। देखते रहना, ठीक है। फिर यहाँ पे बीच में माइनस लगा, माइनस का चिन्ह लगा दो। जब माइनस का चिन्ह हो तो कोष्टक पे लिखना, लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, कोष्टक पे लिख दिया, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो अंदर अभी प्लस वाला भी माइनस होना है, इसलिए। आप जब सॉल्व किया तो लैम्डा इनफाइनाइट ये वैसे ही आ गया, ये भी वैसे आ गया, ये भी वैसे आ गया, ऊपर जैसे था ये भी वैसे आ गया। इसमें माइनस का चिन्ह था तो माइनस और ये आपका मिलके माइनस का लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस, ये माइनस और प्लस मिलके माइनस हो गया लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। अब हमने देखा यहाँ पे प्लस का लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस है, यहाँ पे माइनस का है तो प्लस और माइनस के आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पे प्लस का लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस और यहाँ पे माइनस का लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। बचा क्या, बचा लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस। इन दोनों को जोड़ा तो हमें मिल गया लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH। देख सकते हो इन तीनों की मदद से, इन तीनों को मतलब इन दोनों को जोड़ के इसको घटाने पे ये तीनों प्रबल वैद्युत अपघट थे, इन तीनों की
इन तीनों की मदद से हमने क्या किया, एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य CH3 COOH को हमने प्राप्त कर लिया। ठीक है, इन तीनों प्रबल वैद्युत अपघट्यों की मदद से हमने एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य प्राप्त कर लिया। तो आप लिख सकते हो, अतः इस प्रकार हम कोलराउस नियम की सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। 5 नंबर कोई काटने वाला नहीं, बस इस टाइप से लिख देना। ठीक है, तो देख सकते हो यार, ये है आपका अनुप्रयोग, ये है आपका कोलराउस का नियम। ठीक है, पूछा जाएगा 5 नंबर पे, आपको पूरा इस टाइप से कर देना। उदाहरण देके भी हमने आपको पूरा समझा दिया जिससे किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आशा करते हैं यार आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जितने टॉपिक थे विद्युत रसायन चैप्टर के, सारे टॉपिक हमने करा दिए, इससे बाहर आपका नहीं आने वाला। ठीक है, और भी आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो पेपर मतलब वो अनसॉल्व वाले, वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन जितने महत्वपूर्ण थे जो पिछले वर्षों में पूछे गए, उन सबको हमने इस वीडियो पे ज्यादातर कवर करा दिया है। इससे बाहर आपका वैसे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो पे करा दिए। वन शॉट इसीलिए लाए थे कि आपकी पूरी तैयारी हो जाए एक ही वीडियो पे। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पूरा टॉपिक हमने वाला पूरे चैप्टर को कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अब अगला जो वीडियो आएगा उस पे हम बात करेंगे इस विद्युत रसायन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो। मस्त तरीके से आई चल रही है, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, क्लास 12 केमिस्ट्री वन शॉट वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर जाके आप वन शॉट वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, या चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाना, वहाँ पर आपको कई सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहाँ से हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट की है। ठीक है, वहाँ से मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपका अगले वीडियो पे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो जानते हो क्या होगा, जैसे अगला वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कर लो। अब अगले वीडियो पे हम बात करेंगे विद्युत रसायन चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स, तो फॉर्मूले यार जरूर तैयार करके आना। ठीक है, न्यूमेरिकल वाली वीडियो देखने से पहले फॉर्मूले तैयार कर लेना इस पूरे चैप्टर के। ठीक है, तो इसको नोट कर लो।